हेलो, वेलकम एलएलए के इस लाइव वेबिनार में। और दोस्तों, ये हमारा 4th वेबिनार है और फर्स्ट ऐसा वेबिनार है विच इज ओपन फॉर ऑल। तो अगर आप हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ चुके हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, लाइक करके इस वीडियो को बता दीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज का वेबिनार होने वाला है। मैं बात करूंगा आज का वेबिनार किस टॉपिक पे है, हमारे स्पीकर के बारे में, एंड इट विल बी अ वेरी डिटेल्ड वेबिनार जिसमें हम अगले 1 घंटे में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़ चुके हैं, अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के 4th लाइव वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके कमेंट्स हम स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो जो लोग हमारे लाइव वेबिनार के साथ जुड़ गए हैं, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ, आवाज हमें प्रॉपर आ रही है आपको और आप आराम से मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग जुड़ गए हैं वेबिनार में। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव वेबिनार में। तो चलिए, आज के विषय के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है जो बहुत ही संवेदनशील विषय है और संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, स्पेशली महिलाओं के साथ ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि टॉपिक महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इस देश के हर नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इस पर एक सरकार ने कानून भी बनाया है 2013 में। वो कानून है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल 2013। यानी ये जो कानून है, ये वुमेन के साथ हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें प्रोहिबिट करने के लिए, और अगर ऐसा कोई घटना हो जाती है तो उसे किस तरह से रिड्रेस किया जाता है उसके बारे में बात करता है। और वैसे ही ऐसा विषय है जिसको किसी कानून की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कानून भी बहुत लेट आया, 2013 में आया, लेकिन ऐसा कोई विषय है जिसमें हम सभी को संवेदनशील होना है। अगर हमारे आसपास कुछ ऐसी घटना हो रही है तो उसे कुछ किस तरह से टैकल करना है एज अ वुमेन या एज अ मैन, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज के जो हमारे स्पीकर हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस वेबिनार के लिए। आज हमारे स्पीकर एक आर्मी वेटरन है। हमारे आज के स्पीकर का नाम है मेजर मधुकर कट्रगड्डा। वो 1981 में एनडीए से उन्होंने ट्रेनिंग करी, उसके बाद देहरादून से उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करी और 47th आर्मर्ड रेजिमेंट के साथ उन्होंने 11 साल देश को सर्व किया है आर्मी के अंदर। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन के आगे वाले पैशन के लिए आर्मी से अर्ली रिटायरमेंट लिया, कई सारे अलग अलग बिजनेसेस परस्यू किए और फाइनली उन्होंने स्थापना की है नियो गांधीयन एड ऑर्गेनाइजेशन की। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात पे बिलीव करता है कि अगर सोच स्वच्छ होगी तो भारत स्वच्छ होगा, और इसी प्रयास में वो लगे हुए हैं। पूरे देश में लगातार कई जगह पर ऑनलाइन ऑफलाइन हम मेजर मधुकर वेबिनार लेते हैं और स्पेशली बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर। तो आज के इस वेबिनार में हम ना सिर्फ एक्ट की बात करेंगे, हम बात करेंगे इसकी अलग अलग कंप्लायंसेस की भी, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी, और ये भी समझेंगे किस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट में कमिटीज बनाई जाती है, किस तरह से उसका रिड्रेसल होता है, और बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। ये वेबिनार लाइव है तो आपके क्वेश्चंस भी हम लेते चले जाएंगे। पहले सेगमेंट में हम इसमें कुछ एक प्रेजेंटेशन रहेगा जिसमें हम बात करेंगे, पूरे इसके कंसेप्ट को समझेंगे। बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेने की कोशिश करेंगे इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए। और वेबिनार के अंत में हम सभी के, आपके जो भी प्रश्न है वो आप कमेंट पे भेजिएगा। हम आपके कमेंट भी लाइव स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आपके क्वेश्चन भी हम लाइव स्क्रीन पर लेते रहेंगे। ये 1 घंटे के वेबिनार में न सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प होगी, आपके करियर को भी इसमें काफी जबरदस्त फायदा होने की संभावना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं बुलाता हूं, स्क्रीन पर आवाज दे रहा हूं हमारे आज के स्पीकर मेजर मधुकर का। और आप ताली तो नहीं बजा सकते लेकिन एक कमेंट करके जरूर सर का स्वागत करिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेबर लॉ एडवाइजर चैनल पर। नमस्कार। Thank you much, Rishabh ji. सबसे पहले to giving me this opportunity to interact with the youth of India, spread across the country, and I would like to congratulate a young person like you, starting something like Labor Law Advisor and bringing together such a huge community which is spread across the country. Hearty congratulations and thank you very much from Neo Gandhian Aid Organizations India for giving us this opportunity to interact with youth of India. So with that, Thank you so much. I think we are all here. I'd like to welcome all the subscribers of Labor Law Advisor to this webinar, which is about Posh,
prevention of sexual harassment exclusively for the members of Labor Law Advisor. थैंक यू सो मच सर। ऋषभ जी ऑलरेडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं जी, और मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा मेरे वेबिनार में जाने से पहले एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नियो गांधीयन एड ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया और शौर्य के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूं। बिल्कुल सर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट जो इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ है। ये 2012 में हमने इसको हैं और इसका मेन to promote clean thinking and bring together individuals interested in working of humanity, environment and society. मैंने जैसा बताया था इसका सबसे इंपॉर्टेंट मकसद है to promote clean thinking because we believe clean minds lead to a clean nation. सोच स्वच्छ हो तो भारत स्वच्छ बनेगा। अभी हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जब बात करते हैं सेक्सुअल हैरासमेंट, आप इसका रूट कॉज पता करने की कोशिश करें, ये हमारे माइंड में है। राइट। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माइंड। ऑल द पीपल हु आर इंडल्जिंग और गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस हैरासिंग एक्ट्स, बेसिकली वन कैन से दैट देयर माइंड आर पोल्यूटेड एंड करप्टेड। इसी की वजह से वो करते हैं ऐसी चीज। और अगर हम वो रूट कॉज को सही कर सकते, to solve this one of the big problems which is a malaise for the entire world, not only here in India. So with that, I would say जैसे ही हमने 2012 में ये ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किए थे, अगले ही साल 2013 में हम यूनिट एस्टैब्लिश किए हैं जिसका नाम है शौर्य। शौर्य एक एक्रोनिम है दैट स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल हैरासमेंट अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग रिड्रेसल यूथ एडवाइजरी, शौर्य। हम इस यूनिट के साथ विक्टिम्स को, कॉरपोरेशंस को और वॉलंटियर्स जो ये सेक्सुअल हैरासमेंट कॉज की तरफ काम करना चाहते हैं, इन तमाम को मदद करने के लिए हैं। I repeat again, we are here to help the victims of sexual harassment, the corporations that are committed to preventing sexual harassment, and as well as volunteers who wish to come forward and take up this cause of sexual harassment. And I'm here to give you an insight into the Sexual Harassment at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Safe workplace is every woman's right. That's what our Indian Constitution says. वही हमारा संविधान बोलता है कि every lady, every woman has a right to a safe working place. Now, right. It is unfortunate that in spite of being an independent country for over 72 years now, and in spite of having a powerful act such as Prevention of Sexual Harassment, which came into effect in December 2013, that is 6 years back. How many of you will agree with me if I say women in India at the workplaces are still not safe from sexual harassment? Sir, sorry to cut you. That I would like to put across to all the audience, to say, how many of you feel? ऑडियंस आप प्लीज हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार स्क्रीन आप शेयर करेंगे तो हम वो उसको दिखा पाएंगे। ओके फाइन, ग्रेट। हाँ, नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, हम लोग कमेंट्स भी पढ़ पा रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं यस, अगर आपको इसके बारे में नहीं जानकारी तो भी आप कमेंट्स पे पढ़िए। अभी संजीव जी ने लिखा है कि हाँ वो इसके बारे में जान पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। बट ये प्रोबेबली अगले एक घंटे में ये वाली चीज चेंज हो जाएगी एंड आप न सिर्फ इस एक्ट के बारे में बल्कि इस ओवरऑल सिनेरियो के बारे में काफी कुछ समझ पाएंगे। अभी मैं बता रहा था, मैं ये सवाल पूछ रहा था तमाम से कि
6 साल हो चुके हैं ये एक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी things have not changed as much as they should have, unfortunately. And we all need to think why is it that this is not happening. मैंने कुछ assumptions लिया है ये वेबिनार में जब आया था, and those assumptions and terms of reference on which I worked is this, that labor law advisor जो है, it has been operating for quite some time now, and I suppose its subscribers would be reasonably aware of the labor laws, and hence they all would be conversant with the basic provisions of Posh Act. माने आप तमाम थोड़ा बहुत तो पॉश एक्ट का जानकारी तो जरूर होगा, क्योंकि ये 6 साल पहले आया हुआ है और आप लोग तमाम प्रोफेशनल्स हैं या रीजनेबली एस्टैब्लिश्ड एम्प्लॉइज हैं, in good organizations. So I felt that there is no point in going through the basics of the act. But what I wish to focus my time in this seminar, क्योंकि काफी शॉर्ट ड्यूरेशन है, और वो है ये एक्ट इंप्लीमेंट होके प्रॉपरली कंप्लाई होते हुए इफेक्टिव बनने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स हैं, क्यों ये 6 साल होने के बावजूद भी हमारे जो लेडीज हैं, वर्किंग विमेन हैं, why is it that they still feel insecure at workplaces? And that's my focus for this webinar. So आज का जो एजेंडा है, जो चीजें मैं आप लोगों के जो डिस्कस करूंगा ये वेबिनार के अंदर, वो ये होंगे, थोड़ा सा हम ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं अपने माइंड्स को, उसके बाद ये जो एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको भी थोड़ा बहुत रिफ्रेश करते हैं, और फिर हम जाते हैं जो चैलेंजेस, रुकावटें, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स जो है जो फेस कर रहे हैं इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के दौरान, और फिर डिस्कस हम जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं इंडिया के, इस कॉज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे इंश्योर कर सकते हैं ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट की जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी से निकल जाए। और फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंटल एजेंसीज के साथ कुछ हद तक एक लियाजोन करके महसूस करें कि कहां कहां इस एक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कैसे ये जो प्रॉब्लम्स को हम कोलैबोरेटिवली हल कर पाए। ये जो वेबिनार का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, ये पूरा डिस्कस करके हमको आपस में नॉलेज पाना, इट इज टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली to ensuring that no woman shall be subjected to sexual harassment at any place in India. So very quickly एक बार देखते हैं ये sexual harassment होता क्या है? What is sexual harassment at workplace? Sexual harassment is any unwelcome act or behavior whether express or implied, such as physical contact or advance, माने किसी लेडी को टच करना, उनकी तरफ एडवांस करना एग्रेसिवली, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना और पोर्नोग्राफी दिखाना, और एनी अदर फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कॉन्डक्ट जो सेक्सुअल नेचर की तरफ है। सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, यानी सेक्सुअल हैरासमेंट जो है बहुत सारे चीजों को इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल अनवेलकम टचिंग, हगिंग और किसिंग, माने जो वेलकम नहीं है, कोई नहीं चाहता है ये हो, और कोई आदमी उनको टच कर रहे हैं या हक करने की कोशिश कर रहे हैं या किस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरा जो है इट विल बी कंसिडर्ड as sexual harassment. Staring और leering, इसका मतलब एक लेडी की तरफ लगातार देखते हुए उनको अनकंफर्टेबल फील कराना। सजेस्टिव कमेंट्स और जोक्स, माने ये जो दो अर्थों के शब्द इस्तेमाल करना या उस प्रकार के जोक्स वगैरह शेयर करना, सजेस्टिव जोक्स हैं, सेक्सुअली इन्वेंडोज होते हैं उसके अंदर। और दूसरा अनवांटेड और परसिस्टेंट रिक्वेस्ट टू गो आउट, माने किसी को ऑफिस में
कोई लेडी को इनवाइट करना बाहर ले जाने के लिए रेस्टोरेंट में या कहीं भी बाहर, और उनको परसिस्टेंटली उनके पीछे पड़ना। कुछ लोग जो हैं ये समझते हैं बॉलीवुड के फिल्म्स को देख के कि परसिस्टेंस कॉन्कर्स रेसिस्टेंस। इसका मतलब अगर किसी के पीछे लग जाए, वो कहीं ना कहीं उनका ना जो है वो हाँ में बदल जाएगा। ये मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग जो है, जब लेडी नहीं चाहता है, आपके जो कोलीग है लेडी कोलीग, फिर भी उनको परसिस्ट करते हुए उनके पीछे पड़ना जो है वो सेक्सुअल हैरासमेंट माना जाता है। इंट्रूसिव क्वेश्चंस अबाउट अनदर्स पर्सन्स प्राइवेट लाइफ और बॉडी। इसका मतलब ऐसे सवाल हैं जो पर्सनल है, उनके लाइफ के बारे में हो या उनके बॉडी के बारे में हो, ये माने पूछना गलत है, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाता है। डेलिबरेटली ब्रशिंग अप अगेंस्ट समवन। इसका मतलब चाहते हुए किसी के साथ टच करना, साइड से गुजरना, टच करते हुए, ब्रश करते हुए जाना, ये जो चीजें हैं ये सेक्सुअल हैरासमेंट कंसिडर जाता है। इंसल्ट्स और टॉन्ट्स ऑफ ए सेक्सुअल नेचर। इसका मतलब किसी को छेड़खानी करना। शोइंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पिक्चर्स, posters, screensavers, emails, Twitter messages, SMSs, or instant messages of any kind. Accessing sexually explicit internet sites, inappropriate advances on social working sites, networking sites. Now, behavior which would also be an offense under the criminal law, such as physical assault, indecent exposure, sexual assault, stalking, or koi obscene communications. These are all the things which is considered as sexual harassment. इस सेक्सुअल हैरासमेंट बिहेवियर के अंदर कुछ चीजें बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो ये है, सबसे पहले वो अनवेलकम होना चाहिए। अभी कभी कभी ऑफिस के अंदर जो है, अगर एक लेडी है, जेंटलमैन है, हो सकता है एक अच्छा रिश्ता उनके बीच में बने, हो सकता है, और कुछ चीजें लेडीज में वेलकम। सो टू डिसाइड व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट एंड व्हाट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द लेडी, इफ शी वेलकम्स इट, इट इज ओके, बट इफ इट इज नॉट वेलकम, इट इज कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट। अभी मैं इतना ही बताना चाहता हूं, जब लोग बहुत नजदीक काम करते हैं, कुछ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करना क्वाइट नेचुरल है कभी कभी, लेकिन कब ये रिलेशनशिप अच्छे से बुरा बन जाए, ये कभी महसूस करना बहुत मुश्किल है। एंड men sometimes may be blind to the fact that there is a change in the mindset of the lady who the person may be interacting with, and suddenly something that was welcome earlier now has become unwelcome. Now, if you do not recognize this and still keep persisting with that behavior, you would fall into the category of harassing that lady and you could get into trouble. So, everybody should keep this in mind. If it's welcome, it's not sexual harassment, but if it is unwelcome, it amounts to sexual harassment. So you should understand when a no is a no, and you should not make the mistake of perceiving, something in your own mind, thinking that no is a yes, and you continue with the same behavior. The other thing is, this kind of a behavior has to have a sexual connotation. That means it has to be sexual in nature. If the harassment is work related, कभी कभी होता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो या कोई प्रोजेक्ट टीम्स हो, काफी वर्क प्रेशर होता है। वो जो वर्क प्रेशर के अंदर आपका सुपीरियर हो, आपका कोलीग हो, मेल मेंबर और फीमेल मेंबर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बट देयर इज नथिंग व्हिच इज सेक्सुअल इन नेचर इन दैट, देन it's not to be considered as sexual harassment. So the act should be sexual in nature. That's a very important consideration. The third part is it is a subjective experience. When I say it's a subjective experience, ये एक feeling है. So कभी-कभी males think कर सकते हैं, अरे यार मैं तो I never meant it. मेरे मन में तो था ही नहीं वो. But you all should keep this in mind, that perception
is reality and perception governs the way people behave. That means perception का मतलब जो है जो मन देखता है, आंख नहीं. So अगर आपका जो colleague है, lady, if she is feeling uncomfortable, that means it will be considered as sexual harassment. You cannot say, a male member cannot say that I never meant it. You need to think how the lady is feeling actually in this kind of a situation. That's why you need to keep in mind, in these kind of situations, it is the impact, not the intent what matters. I say that again, it's the impact, not the intent that matters. अभी कभी कभी आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं मैं तो इंटेंड ही नहीं किया था, लेकिन ऐसे कैसे सोच रहे हैं. But if the lady has felt harassed at the other side, then that is what's considered, to be taken more important in these kind of situations. Normally sexual harassment जो है वो एक पावर के मैट्रिक्स में होता है. जिसके पास पावर होता है वो कभी कभी वो पावर को इस्तेमाल करता है अपना जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए या अचीव करने के लिए. सो यूजुअली सेक्सुअल हरासमेंट हैपेंस विद इन अ मैट्रिक्स ऑफ पावर. माने ऐसा रिलेशनशिप हो जहां एक पावरफुल आदमी एक थोड़ा सा पावरलेस लेडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, उस वक्त ये चीजें आ सकते हैं. So let us see how can sexual harassment be classified at workplace. दो किस्म के सेक्सुअल हरासमेंट्स होते हैं. एक तो क्विड प्रो क्वो, इसका दिस फॉर दैट. आप कुछ देंगे तो द मेल इज प्रिपेयर्ड टू गिव समथिंग बैक. So it is more or less like a kind of a trade, So in this, this could be a direct or an indirect promise of a preferential treatment in employment, or implied or an express threat about the present or the future employment status of a lady who is working under somebody. That means there is a trade-off, this for that. कोई लेडी को छुट्टी चाहिए, वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वो अपने मैनेजर के पास जाते हैं, तो उस वक्त मैनेजर बोलता है कि ठीक है मैं छुट्टी दूंगा, लेकिन बट you want something in return. So that's what's called this for that, quid pro quo. ये एक किस्म का सेक्सुअल हरासमेंट है. और दूसरा किस्म का सेक्सुअल हरासमेंट है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट. ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें बहुत सारा प्रेशर जो है वो लेडी के ऊपर, जो वर्कर है, लेडी वर्कर, उनके ऊपर डालना, इंटिमिडेट करना, और माने भयानक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट देना उनको, which can affect her health or safety. अगर इतना बहुत सारे केसेस हैं जहां लेडीज जो इस प्रकार के मेंटल प्रेशर जब सफर करते हैं, जो कोलैप्स हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे गो इनटू ट्रॉमा and then they need to be treated for that trauma. So these are the kind of things that can disturb them, and this actually prevents a lot of ladies coming to work. And that's the reason why we say when there is sexual harassment prevalent in a workplace, you're actually taking away the right of a woman to work, because when you feel threatened to go to a particular workplace, you try to avoid it. And that avoidance is being caused because of the harassment that's being caused at the workplace. The next thing is, ये जो sexual harassment जो है वो verbal हो सकता है, non-verbal हो सकता है, या physical भी हो सकता है. Verbal का मतलब unwelcome compliments of a sexual nature, offensive jokes of a sexual nature. Non-verbal का मतलब displaying sexually suggestive pictures, calendars or posters, कोई दिखाना, staring, leading or lewd gestures. कभी कभी किसी को मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जेंटलमैन को, and then they say that listen, मैं तो उस साइड देख रहा हूं, I was never meaning it, but the lady is getting perturbed or disturbed, but I never meant it. But sometimes, as I said earlier, perception, आपको सोचना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है ऐसे किसी को, so then they should report the matter to the manager and try to avoid sitting in a place which can make somebody else feel very uncomfortable. Physical advances, sexual advances such as touching, patting or pinching. अगर कोई रास्ते में जा रहा है तो उनको impede करना, इसका मतलब उनके सामने खड़ा हो जाना, ब्लॉक करना उनको, और कोई भी इस प्रकार के जो फिजिकल इंटरफेरेंस होता है नॉर्मल वर्क और मूवमेंट में,
ये this is a meaning of sexual harassment. So let us see some examples of these. What can be these various scenarios of sexual harassment? Demanding sexual favors, singing songs with sexual connotation, गाना गाना. You see, हम काफी सारे हिंदी पिक्चर्स में ये छेड़खानी के लिए बहुत सारे गाने हैं और मजे भी होता था. एक जमाने में आती क्या खंडाला बहुत फेमस हो गया था सॉन्ग, and everybody used to sing that. But actually, when you sing that kind of a song in the presence of ladies, sometimes you are making them very uncomfortable because it's got a connotation to it. So these kind of singing songs with these sexual connotations can be considered as harassment. They are harassment. Cracking awkward jokes, discrimination, gender bias insult, माने जेंडर मेल और फीमेल का जो बायस है उसको इस्तेमाल करके इनइक्वालिटी के साथ इंसल्टिंग वर्ड्स इस्तेमाल करना. ऑब्सीन जेस्चर्स माने गलत सिंबल्स इस्तेमाल करते हुए जेस्चरिंग करना. हगिंग, टचिंग एंड मोलेस्टेशन, डिस्प्लेइंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल, अनवांटेड टचिंग, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी. ये पूरे जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अलग अलग सिनेरियोस हैं. तो मैं भी आपके साथ कुछ केस स्टडीज शेयर करना चाहता हूं. आप सोच सकते हो ये केस स्टडीज किस प्रकार के बिहेवियर को दिखाते हैं. अ फीमेल ट्रेनी इज डिमांडेड टू स्टे बैक लेट नाइट बाय अ सीनियर कोलीग टू डिस्कस अ प्रोजेक्ट इवन इफ शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. इसका मतलब एक ट्रेनी को अपना जो सीनियर है वो रात को लेट में ऑफिस में रहने के लिए मांगता है, टू से दैट मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूं. और वो भी जब कोई और टीम मेंबर्स वापस नहीं रुक रहे हैं. और ये लेडी जो है इसको एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के तौर पे कंप्लेंट करती है. सो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है या नहीं, आप लोग अपने अपने सोच सकते हैं इसके बारे में और आप एज अ आंसर कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स. Yes, it is sexual harassment. Give it a thought. It is sexual. Next case study. कुछ एम्प्लॉयज जो है बाहर खड़े हुए अपने शिफ्ट खत्म होने के बाद जब कोई लेडी कोलिग्स वहां से गुजरते हैं उनकी तरफ गाना वगैरह करते हैं, लगातार करते रहते हैं. तो क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है या नहीं? हाँ या ना? सोचिए और आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं. एक लेडी एम्प्लॉई सडनली उनकी जॉब को निकाला जाता है, सर्विसेज से निकाल दी जाती है क्योंकि वो अपने सीनियर के ऊपर एक कंप्लेंट किए हैं कि आई एम बीइंग harassed and it is because of that the lady's job has been removed. She's been fired from job. Is this considered as sexual harassment? Yes या no? हाँ या ना? सोचिए और जवाब दीजिए. Yes, it is sexual harassment. एक कोलीग अपने जो लेडी कोलीग को पोर्नोग्राफिक मटेरियल, इसका मतलब सेक्सुअली जो पिक्चर्स होते हैं या मूवीज होते हैं ये दिखाते हैं, अश्लील पिक्चर्स और मूवीज दिखाते हैं ऑन इस मोबाइल फोन, उनके मोबाइल फोन के ऊपर, और वो लेडी को रिक्वेस्ट करते हैं साथ में बैठ के वॉच करने के लिए. इज दिस कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट और नो? हाँ या ना? यस, इट इज कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट. एक हाउसमेट को उनकी जो एम्प्लॉयर हैं घर में, he forces her to stay back at the home and she is not allowed to go and meet her parents or relatives forcefully. Is this considered as sexual harassment? Ayana? Yes, it is considered as harassment, obviously when there is a tone of sexuality in it. So let's, with this as a background, जो मैंने अभी आपको ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो मीनिंग वगैरह बताया था, इसको as a background, let us go into the
ये जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट का जो एक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा अपने माइंड्स को रिफ्रेश करते हैं। लेट्स गो एंड टेक अ लुक। ये एक्ट, व्हाट डज दैट एक्ट? 2013 से पहले कोई सेक्सुअल हैरासमेंट को रोकने का एक्ट नहीं था। अगर कोई चीज करना था तो फिर वो इंडियन पेनल कोड के तहत करना पड़ता था। और इवन देयर हैव बीन केसेस which were atrociously bad, माने बहुत बुरी तरीके से जो हैरासमेंट और रेप हुए केसेस के लिए भी हमारा सिस्टम इतना खराब था कि जो एक्यूज्ड हैं वो पूरे इस प्रकार के केसेस में निकल गए थे। और इसमें एक केस राजस्थान में हुआ था, भंवरी देवी का एक लेडी के साथ हुआ था। और उस वक्त जो है ये केस को लोअर कोर्ट्स ने माना नहीं और एक्यूज्ड को they were freed. They were not charge sheeted under this when the accused miserably raped the lady. It was rape in her fields, and all that happened when she was actually trying to do her job. And when no action took place against the accused, a couple of NGOs took this matter to the Supreme Court, and Supreme Court at that time created certain guidelines called विशाखा guidelines. और 2013 तक जो है ये जो विशाखा गाइडलाइंस को एज अ गाइड लेते हुए कॉर्पोरेट्स और कंपनीज काम करते थे, लेकिन उस गाइडलाइंस के तहत एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि आप एक सेक्सुअल हैरासमेंट एंटी एक्ट बनाना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और काफी साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 2013 में इस एक्ट को लेके आए थे, और इस एक्ट के अंदर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द एम्प्लॉयर responsible for providing safety for women at workplace. That means now under this act, employer is responsible for providing women a workplace safe from sexual harassment. In the event any sexual harassment incident takes place, the employer is responsible for ensuring that a requisite redressal action is taken. और हर एक संस्था जिसके अंदर 10 एम्प्लॉयज से ज्यादा हो तो वो एक इंटरनल कंप्लायंस कमिटी को फॉर्म करने का मैंडेटरी है इस एक्ट के नीचे। तो दो चीजें हैं। सबसे पहले एक, ये एक्ट के नीचे एम्प्लॉयर इज मेड रेस्पॉन्सिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयर इज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हैरासमेंट, प्रोहिबिटिंग सेक्सुअल हैरासमेंट, अगर by chance if sexual harassment happens, then to take the necessary redressal actions. इसका मतलब उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, अगर वो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट एक्शन, डिसिप्लिनरी, ये पूरा लेने का जो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस एक्ट के नीचे एम्प्लॉयर को दिया गया है। क्योंकि पहले जब भी इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स होता था, our system is such that बहुत आहिस्ता चलता था, the redressal never used to happen, it used to take years. So under this act, now that it has been made the responsibility of the employer, hopefully and as per the act, within a period of 150 to 160 days, the entire investigation is required to be completed and actions are required to be taken against the accused if the charges are proved. तो इस एक्ट के नीचे अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन गाइडलाइंस आ गए हैं। तो अगर कोई सेक्सुअल हैरासमेंट का कंप्लेंट कभी की जाए तो उस सेक्सुअल हैरासमेंट के कंप्लेंट के ऊपर कुछ टाइमलाइंस के साथ इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत है और एक्शंस कंप्लीट करने का जरूरत है। फॉर एग्जांपल, सबमिशन ऑफ कंप्लेंट, इट्स सपोज्ड टू हैपन विद इन 3 months ऑफ द लास्ट इंसिडेंट। इसका मतलब इफ सम लेडी इज हैरास्ड sexually in a workplace, the lady is supposed to make the complaint within 3 months from the last incident. इसका मतलब आखिर बार जब हुआ उससे 90 दिन के अंदर उनको कंप्लेन करना जरूरी है। और
जैसे ही कंप्लेन आता है, employer is supposed to get the process initiated through the internal complaints committee or the local complaints committee. Internal complaints committee उन संस्थाओं में होता है जहां 10 एम्प्लॉइज से ज्यादा है, और लोकल कंप्लेंट्स कमिटी है वो लोकल गवर्नमेंट के नीचे काम करता है, और वो लोकल कंप्लेंट्स कमिटी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी का सुपीरियर का काम भी करता है। और दूसरी तरीके से जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिसमें 10 एम्प्लॉइज से कम हो, तो उनको जो है उस किस्म के जो एस्टैब्लिशमेंट्स में अगर कोई कंप्लेंट्स आते हैं वो लोकल कंप्लेंट्स कमिटी हैंडल करता है। और विदिन 10 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी, पहले चीज तो इंक्वायरी 90 दिन में खत्म होना चाहिए, और विदिन 10 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी implementation of the recommendations are supposed to happen within 60 days। माने 90 दिन में इंक्वायरी खत्म करके एलसीसी या आईसीसी हो, उनको अपना रिपोर्ट 10 दिन के अंदर सबमिट करना है, और वो सब रिपोर्ट सबमिट होने के बाद within a time of 60 days the employer is supposed to complete his necessary actions for the punishment or whatever the report says. Now in the event the accused or the victim are not happy with the inquiry report or the actions that have been taken, उनके पास उसके ऊपर अपील करने के लिए परमिशन है, और वो अपील जो है वो 90 दिन में की जा सकती है। So if you see, for every action there is a clear timeline laid down. So with this what happens is there is no problem of an investigation getting extended year on year. So इसका जो कभी भी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट हो जाए बाय एनी चांस, तो एक तो कंप्लेंट बनाना, यानी इसका मतलब उसका कंटेंट वगैरह सही तरीके से करना लेडी को, और उसकी जो इंसिडेंट हुआ है उसका सही तरीके से डिस्क्राइब करना, कौन सा तारीख को हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, और एक्यूज्ड कौन है, किसने किया है, और वो जो लेडी है और वो जो एक्यूज्ड है उनके बीच में जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो क्या है, सुपीरियर है, कोलीग है, जूनियर है, ये पूरे के साथ एक रिटन कंप्लेंट तैयार करके सबमिट विक्टिम को करना चाहिए एक्ट के नीचे। और जैसे ही वो सबमिट करते हैं तो फिर उसके बाद एक्ट का जो है पूरा कार्रवाई शुरू हो जाता है। और वो कार्रवाई क्या होता है, अब एक ये जो कंप्लेंट जब रिसीव होता है, अगर सपोज समझ लीजिए एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसके अंदर 10 एम्प्लॉयज से ज्यादा हो, तो फिर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी है उस एस्टैब्लिशमेंट में, और इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब इट इज सपोज टू हैव अ मिनिमम ऑफ 4 members, out of which the presiding officer or the chairperson is supposed to be a senior employee of the company, lady employee of the company, who is supposed to act like a chairperson. And in the internal compliance committee, a minimum of 50% have to be women. That means minimum 2 women तो होना जरूरी है internal compliance committee के अंदर। और एक मेंबर जो है internal compliance committee में, वो एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एनजीओ की तरफ से, या एक सोशल वर्कर जो विमेन एम्पावरमेंट और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के कॉज के लिए कमिटेड है, वो एक मेंबर होना जरूरी है। सो इसका मतलब अगर 4 मेंबर्स हैं इंटरनल कंप्लायंस कमिटी में, उसमें मिनिमम 2 लेडीज हैं, चेयरपर्सन लेडी है, और एक एक्सटर्नल मेंबर होना जरूरी है। अगर एक कंपनी 4 से ज्यादा भी लेना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है आईसीसी में, वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50% से ज्यादा विमेन होना जरूरी है, और चेयरपर्सन वुमन होना जरूरी है। सो इस प्रकार के इंटरनल कंप्लायंस कमिटी हर एक संस्था एस्टैब्लिशमेंट में जिसके अंदर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो, उनके पास होना मैंडेटरी है इस एक्ट के मुताबिक। अगर बाय एनी चांस कोई भी कंपनी इसको फॉलो नहीं कर रहा हो, माने ये जो कंप्लायंसेस है इस एक्ट के नीचे, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सख्त एक्शन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइन हो सकता है कंपनी के ऊपर, 50,000 का फाइन है, और अगर लगातार उनको एडवाइस करने के बावजूद भी अगर वो कंपनी कंप्लाई नहीं करता है इस एक्ट के मुताबिक, उनका ट्रेड लाइसेंस भी निकाला जा सकता है। रिसेंटली एक केस हुआ था, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल हॉस्पिटल है जिसमें जब एक लेडी ने कंप्लेन किया था
तब उनके पास इंटरनल कंप्लायंस कमिटी एक्चुअली नहीं था। तो इसकी वजह से उनको 25 लाख का फाइन भरना पड़ा, 25 लाख penal, on that company, because the lady made a complaint, and it was after the complaint that has been made that the company went in for the formation of the internal compliance committee. So it is a very very strict and important act. So जब इस प्रकार के internal compliance committee होता है, so obviously if they know their duties well, they will take necessary steps to ensure that the provisions of the act are implemented correctly. So जब एक complaint आता है, it is the internal compliance committee which is supposed to act on that complaint. और ये act करने का जो तरीका है वो formal हो सकता है या informal हो सकता है. Formal, informal का मतलब कभी कभी हो सकता है आदमी ने गलती कर दिया हो, perceptions अलग हो. So, and in our country ladies also, they have their own reservations about these issues. Most of the ladies would want a safe work environment, so if at all they are feeling very insecure and unsafe in their work environment, obviously it is their right to take it to the management to ensure that the environment is corrected. And they may not be interested in pursuing a formal path. So they may take a complaint to the internal compliance committee through the HR or their departmental head. And at that time, there could be an informal investigation. An informal. That means they see whether there is any prima facie complaint hai. They meet up with both the parties. Ho sakta hai the male member realizes his mistake and says that he is not interested in, he never meant it, or he's sorry, he apologizes, and assures the internal compliance committee or the HR to say that I will not repeat it. And the lady is quite happy with that because she wants, basically speaking, the work environment to be better. And if there is a possibility of that becoming better and both parties are okay with that, then at the informal level itself, the case can be closed. But in the event the accused says that he hasn't done it or he's not been involved in it, and the victim feels that the accused is not responding correctly and not happy with the way the proceedings are going on, she can ask for a formal method of conducting the inquiry, in which the internal compliance committee immediately needs to activate the timelines and the processes on taking across this complaint. So ये जो complaint का जो procedure है, मैंने आपको timelines दिखाया था इससे पहले, वो उस timelines के मुताबिक चलते हुए एक total inquiry जो है 90 days के अंदर खत्म हो जाना चाहिए. And here there is a natural course of justice that has to be followed. ये जो internal compliance committee के पास judicial authority है nearly, it is like a court when it comes together. So they can summon the accused, and if he does not come in, they can take necessary actions and use the powers that are vested with them as per the Prevention of Sexual Harassment Act. So you can see that, yes, this act has got a lot of teeth. It is a good act. But then why is it that 6 साल हो चुके हैं फिर भी हमारे वर्क प्लेसेस में जो है ये इफेक्टिव नहीं है? Sexual harassment is prevailing at all levels. That's the fact. जमीन के ऊपर जो है sexual harassment is going on. क्यों हो रहा है ये? So what are the challenges and obstacles in implementing the Posh Act 2013? क्यों ये कंटिन्यू हो रहा है? मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस और मेरे जो परसेप्शन आप लोगों के साथ अगर शेयर करूं, मैं ये बोलता हूं, एक्ट बनने से कुछ नहीं होता, एक्ट बनाने से कुछ नहीं होता, उसको किस प्रकार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. कोई भी एक्ट हो, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन हो, अगर उसको लेटर एंड स्पिरिट के साथ अगर हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करते हैं तो इनवेरिएबली उसका इफेक्टिवनेस नहीं होता है. मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी गुड. I mean, there is no other country in the world which is as big as India and which is as populated as India, and with so much of diversity, and which has decided to be a democratic country and retained that democracy for over 72 years now. There are very few countries like that. But yet, if you look at it, in spite of
72 years of being free, we are still not very close to the dream India. We are still very far. Why is that? Constitution अच्छा है हमारा, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छा है, लेकिन हम जब उसको इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं सो दिल से नहीं करते हैं. वी डोंट डू इट विथ द लेटर एंड स्पिरिट. सो आज के तारीख में क्या हो रहा है? देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग कम है, and the will to implement the provisions of Posh Act in letter and spirit among most of the majority of the corporates or companies is lacking. आज के तारीख में बहुत सारे कॉर्पोरेशंस या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस यही करते हैं कि यार हमको वी वांट टू अबाइड बाय द रूल स्टैट्यूटरीली, दैट्स ऑल. माने उसको इंप्लीमेंट किस प्रकार कर रहे हैं वो नहीं चाहिए, सिर्फ रूल के मुताबिक चल रहे हैं तो काफी. हमको कोई अगर आके इंस्पेक्ट करता है तो पकड़ना नहीं पड़ा. दे शुड नॉट बी एबल टू पॉइंट अ फिंगर एट अस, दैट्स ऑल. बट इफेक्टिवनेस कैसे हो रहा है, वो दैट स्पिरिट इज लैकिंग इन अ मेजर वे इन corporations and companies, and that's the reason why it's not getting effectively implemented. The second is ill-equipped investigation committees. हमारे जो internal compliance committees हैं, they're not fully equipped, and to be very frank with you, उनका हर एक कंपनी के अंदर वो जो maturity, experience, expertise expect करना भी difficult है, because our exposure levels are limited. आप एक एग्जांपल ले सकते हो, एक छोटा सा कंपनी हो जिसके अंदर एवरेज एज कम हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से 20 years to 35 years के बीच में most of the employees are, and then you expect them to provide about 3 members who are going to be members on the internal compliance committee, understand the provisions of the Sexual Harassment Act, and be able to acquire that maturity or have that maturity to be able to judge, investigate, judge, and be fair totally, and be able to take important decisions about people's future and maybe their lives. For that, there is a lot of experience and exposure required. And if that is lacking, then there is a lot of training that would be required. Now, because the investigation committees are not that well acquainted with judicial process or investigation methods, invariably there are gaps there. Then I would say governments, both central as well as state governments, and of course at the district level and the local level, are all slow in setting up the processes. ये जो processes हैं ये काफी आहिस्ता चल रहे हैं. इसकी वजह से ये तमाम ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस, इसकी वजह से ये जो एक्ट की जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, ये काफी हद तक कम हुआ है. अगर हम इनको ओवरकम कर सकते हैं, और ये ओवरकम कैसे करेगा, कैसे होगा? When every citizen, every employee, every company, every employer thinks that yes, we should ensure gender equality in our workplaces, we should ensure that sexual harassment is truly removed from our workplaces or anywhere in the society, you will start seeing the actual change happening. And till that time we don't implement these things in letter and spirit, that change will not happen as quickly as we all want it to happen. So let's go over them one by one. Awareness, understanding, will to implement. Not having these things. So the biggest challenge lies where it all begins, that is in our society. Yes, our society has a huge problem. As a society, not only us, across the world. Because across the world, we have a huge taboo discussing this 3-letter word, sex, S-E-X. And most of the problems in the world actually originate because of mishandling of this particular basic instinct of a human being. It's a basic instinct. Once that instinct comes up, people become like animals. They forget. That's why you'll find a lot of people who are in senior positions in absolutely respectable organizations, could be any good organization, which you never expect that kind of a person would commit this kind of an act. You suddenly see in the newspapers particular news talking about a particular individual of high standing
involved in sexual harassment cases. क्यों? क्योंकि इसकी जो understanding है, there is a problem there. The society needs to look at this in a slightly mature way. We need to find the root problem. As I mentioned to you, the root problem is in the thinking. If we can, find a way, a solution to correct that, then obviously this can be removed. As a society, we are still not evolved enough to understand what constitutes sexual harassment. There are many gray areas, and most organizations are not aware of the differences between harassment and sexual harassment. In a number of instances, the victim is also not aware of her rights and when she can report misbehavior. Perspectives differ. अभी देखिए सोचने की जो डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स में, कोई मेट्रोस में पढ़ाई करते हैं, they live in metros, some come from the hinterland in India, their exposures are different, what is acceptable, what is not acceptable is different, so these kind of changes in the thinking also causes a kind of a conflict where sexuality is concerned. Now, in spite of having policies in place, the act is not able to benefit individuals as well as organizations the way it should. Why is it not benefiting the organizations? You see, where women thrive, society thrives. So we need to see how much our Indian women are thriving. If you take the percentages of the number of women who are employed in organizations, the level at which they are employed, obviously there is much to be desired, much to be desired, because the percentages as compared to male employment is still low. Can't help it. I mean, that's what we need to correct, because that's what exists as of now. We need to take positive measures to be able to overcome that. So what could be the remedial actions? कैसे कर सकते हैं? Continuous trainings in the organizations for a nuanced understanding of sexual harassment and appropriate code of conduct. Inculcating a deeper level of sensitivity in the workforce. थोड़ा सा ये sensitive subject है, so इस subject को understand करना भी difficult है, लेकिन हम जब तक उसकी तरफ नहीं देखेंगे तो फिर वो problem हल भी करना मुश्किल हो जाता है. Busting myths, बहुत सारे myths होते हैं sexism के ऊपर, sexuality के ऊपर, वो निकालना जरूरी है. Senior leadership जो है, उनको एक अच्छा example देना चाहिए. The leadership has to treat this like a long-term, ongoing learning process. इसका मतलब ये suddenly होने वाला नहीं है. It will take time to change. We need to understand that, and we need to persistently put our efforts to do that. It should be a way of life for all and not something being done by the organization as an obligation because of the law. Law है, इसलिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए. Now, I mentioned to you about the ill-equipped internal compliance committees. See, as per the Posh Act, the investigation committee, compliance committee, appointed by every organization, has been vested with immense power. इनके पास बहुत power है. While this is a unique concept that can be leveraged to bring about a massive change in the way sexual harassment cases are handled, getting the right people into the committee itself is a big challenge. माने सही लोगों को चुनना कमिटी के अंदर, वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मैं आपको एक केस की एग्जांपल देता हूं. There is a very big bank, Indian bank, very big, to have offices in other countries. And once we got a call from an international destination, a country from outside, where they have an office. The Indian bank has an office there, and the lady was being harassed. And when the lady made a complaint, the chairperson of the internal complaints committee called her to tell her that your career will get ruined, if you persist with this complaint. Imagine कीजिए आप, एक आईसीसी का चेयरपर्सन जो है, वो लेडी को कॉल किया है उस कंप्लेंट को विड्रॉ करने के लिए, जबकि एक्ट बोलता है कि the ICC is responsible for helping the lady who makes a complaint. Why is this? Because they have not understood the provisions of the act correctly. Internal complaints committee members. Abhi, when you sit as an internal complaints committee member, I would say that you should take a lot of pride, because within a small company you got the judicial authority. I remember
way back when I got commissioned in the Indian Army, I was 21 years when I got commissioned, and I had the power to kill a person. Can you imagine that? That's the kind of a responsibility and authority that was given. And that comes because of the commission that's been given by the President of India, Honorable. And we take it very seriously. Obviously, that kind of an authority has been given because we understand the gravity of that responsibility and, not misuse it, understand how to use it correctly, and ensure that authority is used at the right place in the right manner. That's why we say responsibility gravitates to those who are willing to take it. So even if you're young, if you understand the importance of prevention of sexual harassment activity and then take it up, learn the act by yourself, and then volunteer if need be. I mean, to say that once your organization understands that you have acquired good amount of knowledge, obviously speaking, they will look for a person like you to be appointed on the internal compliance committee. A very, very important thing of what a member of an internal compliance committee should have is understanding the ability or the way an investigation is supposed to be carried out, be sensitive about the topic involved, be able to judge the situation correctly, and when you come to take a decision कि क्या गलती हुआ है, अगर गलती हुआ है तो किस प्रकार का पनिशमेंट देना चाहिए, तो वो पनिशमेंट भी किस लेवल तक, किस हद तक देना चाहिए, इस प्रकार के मैच्योरिटी डेवलप कर सकते हैं अगर आप सिस्टमैटिकली इसको सीखने की कोशिश करें तो. So suggested remedial measures for this is ensuring fairness and justice in such complicated situations is certainly a huge challenge. And concrete steps can be taken by the employer to equip and empower the ICCs, educating the ICC members about consent and the power dynamics at play. Active consent is important. Somebody may say that I have agreed earlier, but now I don't agree. In these kind of, I mentioned to you about it in my earlier part. Constant upskilling of ICC members is very, very, through trainings and availability of legal experts, help when needed, should be taken. Encouraging ICC members to talk about their unconscious biases. माने हमारे सोसाइटी में, हम पूरे हमारे सोसाइटी से ही आए हैं, जहां there has been inequality, which has been grained into our heads, which needs to be removed. So ये जो biases हैं, वो internal compliance committee members के अंदर भी हो सकते हैं. तो इनको अगर हम डिस्कशन में ले आके, बाहर ले आके डिस्कस करें और रिमूव करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. Providing the technical and logistical help so that meetings can be conducted properly. आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकते हैं, so there is no requirement of physical conferences. If the investigation can be done efficiently over online activity. Rewarding the ICC members for their contribution in some form, not corrupting. But please keep this in mind that if the employer feels that they are taking a neutral stand and are able to exercise their authority and the responsibility given to prevent sexual harassment, that should be appreciated in a proper way. As I said, the government is also to be blamed in this because government acts slowly. अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को लोकल कंप्लायंस कमेटी नियुक्त करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आधा टाइम तो ये लोकल कंप्लायंस कमेटी कौन है, कहां बैठते हैं, उनको कांटेक्ट कैसे करना है, इसका इंफॉर्मेशन तो पकड़ना बहुत मुश्किल है. हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल्स आते हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, सर आप बता सकते हैं हमारे एरिया में लोकल कंप्लायंस कमेटी कहां है, हमको एक प्रॉब्लम है, रिपोर्ट सबमिट करना है, हमको पता नहीं है कहां सबमिट करना है. इन एन इंटरनेट एज when everything is connected, if the governments have the right kind of an attitude to implement the provisions of this act, how much time will it take for them to set up a website and showcase all the contact numbers and email IDs of all the local compliance committee members? You can create a map. How long does it take? Where you can just click a pin and all the details of the local district officer and the local compliance committee come up. But why is it not happening? It's not happening because, as I said to you, act तो बना चुके हैं, but उसकी जो implementation है, वो letter and spirit के साथ implement नहीं कर रहे. So that's one of the major hassles
which I mentioned. Anonymous complaints भी आते हैं, रूल के मुताबिक anonymous complaints को डील नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, अगर कोई anonymous complaint आता है मेरे पास, so I would definitely give it a thought, because from somewhere, there is a saying, there is no smoke without fire. So you need to be cautious while dealing with anonymous complaints, because somebody who wants to create trouble also would take up that route. And that's where the maturity of the employer as well as the internal compliance committee comes into play. सबसे important part जो है, employees are unaware of the Posh Act. ये एक बहुत बड़ा hurdle है, where employees का खुद का ये जो Posh Act के बारे में knowledge जो है काफी limited है. अभी I have seen it when I go sometimes to conduct gender sensitization programs. ये बहुत काफी टाइम लगता है इसको समझाने के लिए. अभी हम 1 घंटा स्पेंड कर चुके हैं हम आपस में, बट फिर भी you can see that I rush through the presentation because there's so much to cover, and we are instructed by the company that listen, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे एम्प्लॉइज के पास टाइम नहीं है, आप फटाफट कर दो इसको. And we see that the employees are doing their own work, लैपटॉप के साथ सामने बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, समझते हैं नहीं है. So जब प्रॉब्लम आ जाता है, तब suddenly everything blows apart. So it's very, very important that all employees also understand that this is a very, very important act, and 50%, more than 50%. I mean, our country, we have women and children, and they are on a daily basis, somewhere or the other, somebody or the other is getting harassed badly. And if we want to stop that, we need to, take up this responsibility. And what I would say is, through this act, of course, only talks of sexual harassment at workplace. But in India, we got so much of sexual harassment happening on the roads, domestically. So if these employees understand these provisions of the nuances of these things, they can actually act as people who can spread the word in the society as a whole. So internal compliance committees and employers also have the responsibility of submitting annual reports to the local compliance committee and the district officer. But again, there is a lot of problems in these things. Reports कहाँ submit करना है, कैसे करना है, ये इसका जानकारी is very, very limited. And above all, most importantly, people don't know where the local compliance committees or where the district officers sit. And so where to send the report. एक्ट के मुताबिक हर साल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर के बाद कैलेंडर ईयर खत्म हो चुका है, रिपोर्ट्स देना जरूरी है, लेकिन वो रिपोर्ट कहाँ पहुंचाना है, किसको देना है, इसके ऊपर भी 6 साल खत्म होने के बाद भी काफी सारा lacking है information. Of course, there are some states which are taking proactive steps of creating online reporting system. But yes, एक बार online reporting हो गया, उसके बाद हम नहीं जानते हैं कितने लोग उसको स्टडी करते हैं, कितने लोग करेक्टली उसको एसेस करते हैं. अभी तक तो वो सिस्टम्स जो है चालू नहीं हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से. So, to be able to correct the society in this particular issue, to correct the organizations, corporations in this particular issue, if these things are not, taken up in this kind of a spirit, obviously speaking, change will come very, very slowly. So I would say, if we want to bring the change in our society, each of us has got a role to play. All of us. I would say Labor Law Advisor has taken a very good initiative of conducting this kind of a webinar, where I would suppose if they have got a subscription of 1.1 million people, 11 lakh से ज़्यादा है उनका subscription जो है, और अगर ये जो webinar की जो content है, ये जो thoughts हैं, अगर ये तमाम के पास जाके अगर वो अपने अपने circle of influence में इसकी जो importance, इसकी जो systems, processes, information बाकी लोगों के साथ अगर share कर सकते हैं, you can imagine that change will definitely happen and definitely come. So yes, Shaurya, our organization, which stands for Sexual Harassment Awareness, Understanding, Redressal Youth Advisory, thanks Labor Law Advisor for taking this very proactive step of conducting this kind of an important webinar. And I would say that with that, I come to the end of my subject as such, and I would be open to taking any questions. I mean, which people have. I think
ऋषभ जी, आप क्वेश्चंस को कोऑर्डिनेट कर सकते हो। श्योर सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेटिव था, मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हमको लगभग 3 साल हुए लेबर लॉ एडवाइजर चैनल चलाते हुए, लेकिन अभी तक हमने केवल एक वीडियो इस टॉपिक पे डाला था। लेकिन आज का वीडियो मेरे ख्याल में बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के दूर करेगा। ऑल्सो हमारी भी एक फिलोसॉफी है सर, हम कहते हैं कि जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। द अवेयरनेस ब्रिंग्स चेंज। सो हम लोग ने जब ये चैनल बनाया तो हमारा उद्देश्य यही था कि इस देश के एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, लेबर लॉज के बारे में जाने, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, बोनस, ऐसी चीजें जिनको लोग कंसल्टेंसी में पैसे देके प्रोवाइड करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें ओपन फॉर पब्लिक फ्री इस चैनल पर प्रोवाइड करी है। टचवुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों का, और एटलीस्ट नाउ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर अवेयर। क्योंकि कई बार एम्प्लॉयर की साइड से भी ऐसा होता था कि उससे जानकारी नहीं थी कि ये इतना एम्प्लॉयर को ये पैसा देना होता है, या उसका अधिकार है, या इस तरह से रिट्रेंचमेंट के रूल है। उन सभी के बारे में जब एम्प्लॉयर को जानकारी होगी तो वो भी कंप्लाइंट बनेगा, और एम्प्लॉय जब जानेंगे तो अपने एम्प्लॉयर को बोलेंगे कि आप कंप्लाई करें। सिमिलरली मेरा पर्सनल बिलीव ऐसा है कि दिस एक्ट 6 साल किसी एक्ट के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि लेबर लॉस कई 50-50, 100 सालों से चल रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी लोगों को जानकारी कम है। तो 6 साल हुए हैं, इसी तरह के आप जैसे लोगों के प्रयासों से मेरे ख्याल में दिस विल रीच फर्दर। तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अवेयरनेस, एंड हम सभी को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ। एक प्रश्न जो बहुत बार आ चुका है और अलग अलग लोगों की तरफ से आ चुका है कि व्हाई दिस एक्ट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल, सिर्फ वुमेन के लिए ही क्यों है, जबकि कई सारे वर्क प्लेस में मेन को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। सर हेलो सर, कैन यू हियर मी? हेलो। यस आई कैन। हाँ, तो सर क्वेश्चन इज व्हाई ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है? क्या मेन भी इसमें कंप्लेन कर सकते हैं? ऋषभ जी, I'm sorry. I mean, I have a sudden medical emergency. If you can take this on for 2-3 minutes, I'll just get back to you. नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो काफी सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ पे समराइज कर देता हूँ जिन सभी के हम आंसर अभी जानना चाहेंगे। मैं ऊपर से पहले कमेंट्स में ले रहा हूँ, अगर आपके नए भी कुछ क्वेश्चन है तो वो नीचे आप पोस्ट करते जाइए, हम उन सभी की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक मेल एंड फीमेल रेशियो की जो है बात, उसको हम लोग कवर करेंगे। अभी सूरज सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या आउटसाइडर कमिटी के मेंबर बन सकते हैं? मिस्टर सुदम वेटल, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अभी हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद कुलदीप नेगी ने पूछा है, पॉश इज नॉट जेंडर सेलेक्टिव, इफ मेल बीइंग गोइंग थ्रू सच हैरेसमेंट दे कैन कंप्लेन। ये अभी क्लैरिटी इसमें लेनी है कि क्या वो कंप्लेन कर सकते हैं या एक्ट केवल वुमेन के लिए है। मिस्टर शरद देसाई ने नीचे लिखा है। उसके बाद यहाँ पर है कि अगर किसी कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं और कोई 10 से ज्यादा एम्प्लॉय और कोई भी फीमेल एम्प्लॉय नहीं है, तो उन्हें क्या किस तरह से कमेटी बनानी है और उस कमेटी में किनको उनको ऐड करना है, ये भी हम प्रश्न पूछेंगे लवलीन का। उसके बाद हमारे क्वेश्चन, काफी सारे और क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ और इन सभी को मैं लेने की कोशिश करूंगा। मीनवाइल आप सभी को मैं बता दूं जो इस वेबिनार के साथ लाइव जुड़े हुए हैं कि लेबर लॉ एडवाइजर कोशिश कर रहा है कि अगर कोई विषय जो बहुत इन डेप्थ है और जिन्हें एक या दो वीडियो से समराइज नहीं किया जा सकता है, उन सभी के लिए हम लेकर आए हैं एलएलए प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर हम लोग ऐसे डिटेल्ड कोर्सेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपके करियर में हेल्प करेंगे, और बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज हैं वो। तो आप उसके लिए विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट lpt.institute, जहां पर हमने सारे कोर्सेज लिस्ट करे हैं। एक जो कोर्सेज जो मुझे बनाने में लगभग 6 महीने लगे, और विद ऑल द एक्सपीरियंस आई हैव इन पेरोल प्रोसेसिंग, उन सभी के साथ मैंने ये कोर्स बनाया है, वो कोर्स है A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग का। तो इसमें 46 मॉड्यूल्स हैं, कुल मिला के करीब 20 से 30 घंटे का इसमें कंटेंट आपको मिलेगा, और बहुत सारी एक्सेल शीट, प्रैक्टिस शीट, और इसमें मैंने सारे एक्ट्स कवर करने की कोशिश की है, जैसे पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, बोनस, सबकी कैलकुलेशन, पेरोल कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए हैं। और भी इस पोर्टल पर हम अलग अलग और भी कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, और होपफुली हमने कंपाइलेशन किया है, बट होपफुली पीओएसएच का भी अगर डिटेल में इसमें हमको कुछ मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी एक आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर दें। सर ऑल गुड, कैन वी गो अहेड?
मधुकर सर, हेलो सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? निरुद्ध, आई गेस ये हैंग हो रहा है सर का एक। हाँ, ओके, गॉट इट सर, ऑल वेल? या हम लोग अगर क्वेश्चंस अभी नहीं ले पा रहे तो वी कैन लाइक टेक इट ऑफलाइन और लेटर आल्सो, व्हाटएवर इज कन्वीनिएंट। Yeah, sure. Yeah, तो क्वेश्चंस अभी you see, if you can handle for. I saw one question, in fact, which said, whether, ICC members, the extra, is there any limit on the number of ICCs the person can be a member of? There's no limit as such. As of now, limit the, I think Ms. Loveleen Kaur has asked this question, can one become the member of multiple ICCs in multiple companies? Any limits set? No, as of now, there are no limits set. So yes, there are individuals who are members on number of ICCs. And I think, yes, one of the suggestions that we can give the government is that there should be a limit that should be set so that the independent NGO member can focus on couple of ICCs and not too many. तो इसमें सर कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आईसीसी का मेंबर बनने के लिए? नहीं है, लेकिन the provision is that the person should have been working in empowerment and for women for at least minimum of associated with a NGO, but that association is also not a must. The person doesn't have to be a lawyer. Can be anyone who has been associated with a NGO working for. The person has to be a part of a NGO. Okay. Sir, one question is coming. मैंने पहले भी पूछा था about complaint of male employees. Can they complain under the same act in ICC? Hello. Hello. Seems to like. Hello, sir. Can you hear me? Hello. सॉरी दोस्तों, नेटवर्क। सर, क्या अब आवाज आ रही है आपको? सर, आप सुन पा रहे हैं? दोस्तों, मैं आई गेस हमको ये टेक्निकल इश्यू के कारण हो सकता है ये वेबिनार को अभी यहीं खत्म करना पड़े। ये अभी जो आपने चैट में क्वेश्चंस लिखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस क्वेश्चन को कॉपी करके इफ यू कैन पोस्ट दैट इन कमेंट्स बिलो, मैं सारे सर से वो क्वेश्चंस क्लियर करके आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल दिस क्वेरी, क्योंकि हो सकता है कुछ नेट इश्यू के कारण हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं रेगुलरली। तो जो भी आई गेस इसको हम लोग ऑफलाइन लेंगे। आप प्लीज अपने कमेंट्स को एक बार यहाँ से कॉपी कर लीजिए एंड उसको नीचे कमेंट्स में जरूर एक बार पेस्ट करिए, ताकि जैसे ये वीडियो एक बार लाइव खत्म हो जाएगा तब उन सभी क्वेश्चन को हम लेने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल अनिरुद्ध ट्राई कर रहा है लगातार कि अगर सर हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं तो, बट आई गेस दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। एनीवेज, आप सभी का इस लाइव वेबिनार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एलएलए एक्सक्लूसिव इसी तरह के वेबिनार ये हमने ओपन फॉर ऑल रखा था, क्योंकि ये इसको मास अपील तक सभी तक पहुंचने की जरूरत है। लेकिन जो कुछ नीश वेबिनार होते हैं जो हम लोग स्पेशली डिजाइन करते हैं एचआर के लिए, पेरोल कम्युनिटी के लिए, कंप्लायंस प्रोफेशनल्स के लिए, लेबर लॉ कंसल्टेंट्स के लिए, वो हम एक्सक्लूसिव ग्रुप मेंबर्स के लिए बनाते हैं। और अगेन वो भी बहुत ऐसे डिटेल्ड वेबिनार होते हैं, 1-1.5 घंटे से लंबे वेबिनार रहते हैं। आप हमारे चैनल पर भी जाकर देखेंगे तो आपको टॉप पर जो ऐसे कुछ वेबिनार हो चुके हैं ऑलरेडी वो दिख जाएंगे। अगर आप उन वेबिनार्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनमें लाइव इंटरेक्शन करना चाहते हैं, क्वेश्चंस उसमें पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन के थ्रू। उसमें न सिर्फ इन सभी वेबिनार का आपको एक्सेस मिलेगा, हमारे एक्सक्लूसिव ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का भी आप मेंबर
बन सकते हैं। तो आज के इस वेबिनार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर को शुक्रिया भी नहीं बोल पाया, उससे पहले ही थोड़ा सा कनेक्शन इश्यू हो गया। बट आप प्लीज कमेंट्स में नीचे एक क्वेश्चन लिखिएगा, आई विल ट्राई एंड आंसर, गेट द आंसर फ्रॉम द मेजर मधुकर। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए इतना ही। लेबल एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।